वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम 2022 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे, मतलब कि 50 से लेकर 51 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और आज जो है हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मतलब 91 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करती हूँ मैं आज का लेक्चर, जिसमें देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार डायट्रॉपिक मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में क्या लिखा है वो क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द डायट्रॉपिक मॉलिक्यूल्स आर, ये कैसे होती है डायट्रॉपिक मॉलिक्यूल्स, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, स्यूडो एरोमेटिक या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो इसके लिए क्या होता है ना, हमेशा ध्यान रखना कि एज अ शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कि जो आपके एरोमेटिक जो होते हैं ना कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे मैं बात करूँ बेंजीन की। ठीक है, अगर मैं एक कंपाउंड ले लूँ, सपोज करो ये है मेरे पास। ठीक है, देखो मेरे पास है यहाँ पर बेंजीन। ठीक है, बेंजीन है। अब मैंने क्या किया, इसमें जो है आप लोग को पता है कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते रहते। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, इन एरोमेटिक कंपाउंड जो है इनको जब हमने क्या करा, हमने इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो घूमते रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लिया तो क्या होता है कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने इसको रखा है इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को, ये इन्हीं की डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, डायट्रॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को शॉर्ट सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है ये, कि अगर आप लोग को इतनी लंबी चीज़ याद नहीं भी रखनी कि क्या होता है, स्यूडो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर वो उसकी दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, अगर आप लोग को इतना सब नहीं भी याद रखना तो सिंपल सी चीज़ ये ध्यान रखो कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डायट्रॉपिक होते हैं। और इसी के जस्ट मैं अपोजिट अगर बात करूँ कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो है वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं आपके हाँ, एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हो जाते हैं, वो आपके पैराट्रॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ इतनी याद रखना। बाकी मैंने रीज़न आप लोग को बता दिया कि जब आप एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स को इंड्यूस्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, इसी कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, चूँकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए ये जो है वो कैसे हो जाते हैं, डायट्रॉपिक हो जाते हैं। क्लियर, चलिए ये तो हो गया। तो आपको यही पूछा है कि इसके अनुसार डायट्रॉपिक कौन सा है, तो आपके एरोमेटिक। अगर आपको यही पे पूछता कि आपका जो है वो पैराट्रॉपिक, तो आप कौन सा टिक करते, वो आप टिक करते एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ अगर हम मूव करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्पीसीज में से कौन सी एक एंटी एरोमेटिक है। क्या होता है, आप लोग को प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और एंटी एरोमेटिक पूछा है तो आपको 4n रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर 4n+2 है तो वो एरोमेटिक को फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए तो देखो इसमें आपको बस कुछ भी नहीं करना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो ये फॉलो कर रहा है, बस आपको अभी जो है वो 4n या 4n+2 को देख लें। देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपका 4n रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, 4n देखो 2 है, 2 मतलब 4n+2 रूल को जो है ये फॉलो कर रहा है ना, तो ये 4n+2 को, तो ये कैसा हो गया, ये आपका हो गया एरोमेटिक। देखो सेकंड वाला, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें है आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स कि कैसा होता है, मतलब जो 4, 8, 12, 16 ये कैसे हो जाएंगे, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स में जिस कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, ये सारे जो है वो कैसे आ रहे हैं, ये आपके हो जाएंगे कौन से, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। इसके अलावा 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, और ये सारे कैसे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके एरोमेटिक। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा था। तो देखो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका बी वाला, कैसा हो गया, ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। इसकी अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इसमें 2 पाई है, 6 पाई है इस, और इसमें भी 6 पाई है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका एरोमेटिक है, ऑल्सो ये एरोमेटिक है, जो बी वाला है वही आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पिरिडीन जो है उसमें इसको 300 डिग्री सेल्सियस पर ब्रोमीन के साथ जब आप गर्म करते हैं तो कौन सा कंपाउंड देता है। ठीक है, देखो अब पिरिडीन जो है अगर हम इसको एक बार इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश में देखो क्या बोल रहा है ये, कि पिरिडीन ऑन हीटिंग विथ ब्रोमीन एट 300 डिग्री सेल्सियस यील्ड्स, है ना, तो कौन सा कंपाउंड आपको देता है जब आप पिरिडीन को ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक, कैसे निकालोगे भाई, क्या करना कि देखो पिरिडीन को बनाओ सबसे पहले तो, है ना,
पिरिडीन जब आपने इसको बनाया तो पिरिडीन जो है ये कैसा हो जाएगा, पिरिडीन आपका यहाँ पर ठीक है, ये हो गया आपका पिरिडीन। ठीक है, अब ये हो गया आपका पिरिडीन। तो देखो आप लोग को इसमें करना क्या है, क्या करना है, आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन जो इसके पास अच्छा 2 लोन पेयर भी होते हैं भाई, है ना, 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो ये देखो पिरिडीन कैसा होता है, पिरिडीन जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। दैट मीन्स कि ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। नाइट्रोजन देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ, देखो क्या कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या ये कि इस तरीके से। ठीक है, देखो अब इसमें मैंने क्या किया कि इसने देखो, इसने ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। ठीक है, ये इस तरीके से जो है ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन में ये आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो देखो मैंने बोला कि देखो अब इसका दूसरा अगर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो ये जो है कुछ इस तरीके से आया, है ना। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर जो है वो ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस से इसने ले लिए। ठीक है, इसने वापस से ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो अगर मैं इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्या कुछ इस तरीके से होगा, क्या कि ये 2 लोन पेयर यहाँ, ये 2 यहाँ और ये यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा, अगर वो लोन पेयर यहाँ आए तो यहाँ पर भी आपका कौन सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मैं इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को घुमाते रहूँ तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज एक बार कहाँ आएगा, एक बार ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार कहाँ आएगा, दूसरी बार जो है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। मतलब कहाँ कहाँ नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो एक तो नंबर 3 पे नहीं आएगा, दूसरा नंबर 5 पे नहीं आएगा, है ना। पोजीशन आपकी 3 है वहाँ नहीं आएगा, पोजीशन 5 है वहाँ नहीं आएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है आपका जो ब्रोमीन कैसा होता है, ये ऑलरेडी ये कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। ब्रोमीन क्या करेगा, तो ब्रोमीन कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन जो है वो कैसा, वो भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसीलिए ये कहाँ पर आ सकता है, तो एक तो पोजीशन नंबर 3 पर आएगा, दूसरा पोजीशन नंबर 5 पर ये आ सकता है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है कि पिरिडीन को जब आप 300 डिग्री सेल्सियस पर ब्रोमीन के साथ हीट कर रहे हैं तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो देखो अगर ध्यान रखना कि पिरिडीन है तो अगर आपको वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराना है, ठीक है, तो वहाँ पर वो कहाँ पर अटैक करेगा, है ना। अगर ब्रोमीन जैसे कंपाउंड से वो अटैक करेंगे तो कहाँ पर अटैक करेंगे, पोजीशन नंबर 3 पर 5 पर। वहीं पे अगर मैं दूसरी रिंग की बात करूँ, थायोल की और इसके अलावा पायरोल की, है ना, तो ये कहाँ पर अटैक करेंगे, ये करेंगे आपकी इसके जस्ट अपोजिट साइड पे, मतलब 2 पे 4 पे 6 पे। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा भाई, ये अटैक करेगा आपका, और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि भाई 3 ब्रोमोपिरिडीन और 3 5। अगर 2 करना है तो एक करना है तो पोजीशन नंबर 3 पे, 2 करना है तो 3 और 5 पे, 2 4 और 6 पे नहीं करेगा। क्लियर है, चलिए आई होप ये क्लियर है ना, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते जाए, हम इसका डीलोकलाइजेशन करवाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो नहीं दर्शाता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसको एक बार पढ़े तो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डज नॉट शोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा इसमें से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखा। देखो अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपका जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें लुईस एसिड यूज़ होता है, कौन सा AlCl3 इसमें यूज़ होता है, जो कि क्या कर लेता है, क्लोरीन को वहाँ से ले लेगा, है ना। तो वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर फ्यूरॉन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके अलावा थाइफिन ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है ना, पायरोल ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। कौन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आपकी कौन है, पिरिडीन है। दैट्स वाई आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि भाई ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर शो नहीं करता। रीज़न मैंने बता दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है रिच होना चाहिए, लेकिन पिरिडीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। हमने अभी देखा कि नाइट्रोजन होता है उसके पास में, नाइट्रोजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों की क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम का सही उत्तर जो है वो हमको चुनना है। देखो हमको इन कंपाउंड्स को उनकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखो तो
पायरोल है, पिरिडीन है, एरोमेटिक एमीन है, ठीक है, ये 3 कंपाउंड्स हैं। अब देखो पायरोल की अगर मैं बात करूँ, देखो ये कैसी होती है भाई, पायरोल कैसे होते हैं, 5 मेंबर्स रिंग होती है यहाँ पर, है ना, 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर होती है, जैसे इस तरीके से, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पर। कुछ गलत बनाया है क्या मैंने, 1 मिनट, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये डीलोकलाइजेशन जो है वो होते रहता है, ठीक है। अब देखो कि भाई इसमें क्या होता है, पिरिडीन इसके पास जो है, इसमें इसके पास जो लोन पेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसके पास जो लोन पेयर है वो हमें इसको लोन पेयर के फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से, ठीक है, अब ठीक है ना, अब एकदम सही है। देखो ये है आपका पिरिडीन, सॉरी पायरोल, ठीक है, पायरोल है। अब ये पायरोल में क्या, जो लोन पेयर जो है ना आपके, ये क्या करते हैं, ये लोन पेयर आपके यहाँ पर डीलोकलाइजेशन जो है वो करते हैं, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिटी मतलब क्या, बेसिटी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, ठीक है। बेसिटी मतलब यही होता है सिंपल सा कि भाई वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर दे। तो इसके पास जो लोन पेयर है ना वो क्या कर रहे हैं, इसके पास जो लोन पेयर्स है वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए, मतलब डीलोकलाइजेशन होने के लिए, ये एरोमेटिक, अगर इसको एरोमेटिक होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो है मतलब इसके पास जो लोन पेयर्स हैं ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए क्या ये लोन पेयर अवेलेबल है, नहीं, ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं। लेकिन अगर मैं पिरिडीन की बात करूँ, है ना, पिरिडीन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो पिरिडीन में क्या होता है, पिरिडीन में कुछ इस तरीके से ये होता है कि भाई यहाँ पर लोन पेयर है। अब यहाँ पर लोन पेयर है तो ये जो लोन पेयर है, देखो ये लोन पेयर जो है यहाँ पर अवेलेबल है ना, ये वाले जो लोन पेयर है यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो पिरिडीन पायरोल के पास जो लोन पेयर है वो अपनी जो है एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए वहाँ पर वह बिजी है, वो डोनेट नहीं हो सकते। लेकिन पिरिडीन के पास जो है लोन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए पायरोल और पिरिडीन की बात करूँ तो किसकी बेसिटी ज़्यादा होगी, वो बेसिटी होगी आपकी पिरिडीन की, ठीक है। तो हमको पायरोल और पिरिडीन में तो पता चलेगा कि भाई कौन एरोमेटिक, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं एलिफेटिक एमीन की। एलिफेटिक एमीन मतलब कि उसमें जो है एलिफेटिक एमीन दैट मीन्स कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना कि sp2 और sp3 की बात की जाए बेसिटी में तो हमेशा ज़्यादा होगी इसकी sp3 की जो है वो ज़्यादा बेसिटी होगी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, ए जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एलिफेटिक एमीन की सबसे ज़्यादा दैन पिरिडीन की देन पायरोल। क्लियर है, चलिए, है ना। sp3 sp2 की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि sp3 वाला जो है वो विन करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यथातथ अवकलज dg = vdp - sdt के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है मैक्सवेल संबंध सही है। देखो इंग्लिश में पढ़ लो एक बार इसको, कि उसने पूछा है कि फॉर एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल dg = vdp - sdt विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल रिएक्शन इज करेक्ट, ठीक है। देखो क्या आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने एक तरीके की एक रिएक्शन की थी, कौन सी, ये होता है यहाँ पर आपका mdx + n dy, इस तरीके की एक रिएक्शन थी, ठीक है। अब आइलर्स रिएक्शन, ठीक है, इस आइलर्स थ्योरम जो थी हमने वो की थी, है ना। तो उसकी हेल्प से हमको मैक्सवेल रिएक्शन निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, देखो क्या इस तरीके से होता है कि ये del m / del y, मतलब इसका जो m dx है, तो जो dx है ना इसके पास जो अवेलेबल है वो वहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा del n बाय क्या हो जाएगा ये del x, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट में बाय। तो बस ऐसे ही इसी फॉर्म में आप लोग को इसको अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका यहाँ पर vdp - sdt, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर अरेंज करें ना तो ये कैसा हो जाएगा del v / del t एट कॉन्स्टेंट p इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पर नेगेटिव है, वहाँ पर पॉजिटिव था तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव भी लगेगा, है ना। तो ये हो गया del s / del p एट कॉन्स्टेंट t, सॉरी p है नहीं t ही होगा, ठीक है। तो देखो अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, del v / del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस del s / del p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 97 ग्रुप थ्योरी से आया है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बिंदु समूह C3V में E इंटू ई का सीधे गुणनफल के अखंडनीय रूप जो है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर है आपको देखो बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ मैं, आप लोग क्या करना कि इसका बहुत लंबा चौड़ा रिड्यूसिबल से जो ना करके उस मेथड से ना करके आप करो बाय ऑप्शन करो, आप जल्दी पहुँच जाओगे। कैसे, देखो उसने पूछा है आपसे कि देखो आपको क्या करना है, ई बाय ई का जो है मल्टीप्लाई करना है ना, ई बाय ई का मल्टीप्लाई करना है और ई बाय ई को मल्टीप्लाई करके आपको जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से ऑप्शन के बराबर वो आता है। ठीक है, ये करना है। देखो हम अभी करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो उसने बोला ई मल्टीप्लाई बाय ई, तो ई का ई में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ई इंटू ई क्या हो जाएगा, वापस से हम देखो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सेम मैंने बोला कि ई मल्टीप्लाई बाय ई है, तो मतलब जो ई की वैल्यू है उसी को हम सेम वही की ई की वाली ई में जाएगी, 2C3 का 2C3 में मल्टीप्लाई और 3 सिग्मा वी का 3 सिग्मा वी में मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे अब मैंने एक और ई बोला है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये होगा -1 और ये 0। ठीक है, इसी तरीके से होगा है ना, तो ये मैं ई यहाँ ना लिख के ये ई मैं यहाँ लिख देती हूँ और मेरे को मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करूँ, देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा ये हो गया 4, यहाँ पर -1 ये हो गया कितना +1 और 0 0 ये कितना हो गया 0, तो 410 आना चाहिए। मतलब अगर मैं चारों ऑप्शंस को सॉल्व करूँ तो मेरा 410 आना चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए पे देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए से अगर हम जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि आप ने जो है 2a2 करना है, 2a2 करना है, मतलब कि आपको इसमें जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और उसमें प्लस जो है आप लोग को ई कर देना है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 2 और ये -2 हो गया। अब उसमें आप लोग को ऐड करना है, प्लस आप लोग को क्या ऐड करना है, ई आप लोग को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका 0। तो ये देखो ये कितना हो गया a+, ठीक है ना, a2, हाँ ठीक है, देखो 2a2, तो देखो ये 2 जो है वो 2a2 की वैल्यू ये है और इन दोनों का हमको ऐड करना है, तो हम इनको ऐड करेंगे तो 2 2 कितना हो रहा है 4, यहाँ पर कितना होगा 1, लेकिन यहाँ पर जो है हम ऐड करें तो यहाँ पर -2 आ रहा है। मतलब क्या ये सही आ रहा है, नहीं ये सही नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है ना, तो अब मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रही हूँ और यहीं पर जो है हम दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, a1 + a2 प्लस इसमें ई करना है। देखो a1 + a2 किया आपने, इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। देखो 1 + 1 कितना आ रहा है 1, 1 + 1 कितना आ रहा है 1 और 1 - 1 कितना आ रहा है 0। क्लियर है, अब इसी में आपको किसको ऐड करना है, आपको ई को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये जो वैल्यू निकली है किसकी आई, ये वैल्यू आई आपकी a1 + a2 की वैल्यू आई और इसमें जो है आपको ई डालना है। ठीक है, इसमें आपको जो है वो ई ऐड करना है, तो इसमें अगर आप ई ऐड करेंगे ना तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई + ई कितना है, ई की वैल्यू 2 है, -1 है और 0 है, तो देखो ये कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, हमको ऐड करना था ना, हमने क्या किया 1 + 1 यहाँ पर 2 हुआ, ये भी 1 + 1 यहाँ पर a1 + a2, हाँ ये 2 हुआ। ठीक है, अब ठीक है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, सो सॉरी। देखो इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो a1 + a2 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया और 1 - 1 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अगर हमको ऐड करना है तो ऑप्शन नंबर बी के लिए तो देखो 2 2 कितना हो गया 4, 2 - 1 कितना हो गया 1 और 0 कितना हो गया 0 + 0 0 ही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन था, ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करना, बस ऑप्शंस को फॉलो करना है, ऑप्शंस को। उसने a2 लिखा, a2 की वैल्यू रखो, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 2a2 हो जाएगा, प्लस उसमें e को ऐड कर देना। ठीक है, तो मतलब ये है कि e वाली लेफ्ट वाली को लेफ्ट वाली से, फिर बीच वाली को बीच वाली से ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो करना है बस हमको इस तरीके से चलना है, सीधी लाइन से। हमको इधर का इधर नहीं जाना, इधर का इधर नहीं जाना, हमको क्या करना है, हमको सीधे लाइन बाय लाइन जाना है। ठीक है, इसे वर्टिकली जाना है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमने ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व किया कि a1 था, उसमें a2 को ऐड किया, उसमें e को ऐड किया, तो आपका जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियरली समझ में आया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि SF6 इक्वल्स टू PTCl4 2 माइनस अणुओं के लिए बिंदु समूह सममिति क्रमशः जो है वो क्या होगी। देखो वो पॉइंट ग्रुप की बात कर रहा है कि द पॉइंट ग्रुप सिमेट्रीज फॉर द मॉलिक्यूल्स SF6 एंड PTCl4 2 माइनस रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए उसने आपको पॉइंट ग्रुप निकालने की बात की है ना, पॉइंट ग्रुप निकालने की बात की है। तो देखो किस तरीके से हो जाएगा ये SF6 का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। हमने जो है बॉन्डिंग वाला पार्ट किया था और बॉन्डिंग वाले पार्ट में स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। कैसा स्ट्रक्चर था SF6 का। SF6 का जो स्ट्रक्चर आया वो कैसा आ गया, ऑक्टाहेड्रल आया था, याद आया है ना। PTCl4 का स्ट्रक्चर कैसा आया था, PTCl4 का जो स्ट्रक्चर आया वो कैसा आया, इसका जो आया वो स्क्वायर प्लेनर आया, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए पॉइंट ग्रुप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ही होता है ना। तो ऑक्टाहेड्रल ही होता है, इसलिए देखो आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। रही बात PTCl4 की, तो देखो PTCl4 2 माइनस की, तो इसका स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। दैट मीन्स कि देखो PT यहाँ Cl ये इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका ये इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से, तो आप यहाँ से इस तरीके से प्लेन पास करोगे ना तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो पास आउट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पास आउट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका इसमें कौन सा वो है, आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दैट मीन्स आपका D4H जो है वो आराम से हो जाएगा। क्लियर है ना। हमने पॉइंट ग्रुप जब निकालना सीखा था तब हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, एक तंत्र में ठोस ग्लूकोज ठोस सुक्रोज संतृप्त सुक्रोज के जलीय विलयन के साथ साम्यावस्था में है। इस तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि F जो है वो क्या होगी। हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो निकालना है। एक बार हम इंग्लिश में वाला पढ़ लेते हैं। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड सुक्रोज इन इक्विलिब्रियम विद एन एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी, ठीक है। इस सिस्टम के लिए हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। देखो उसने बोला है कि भाई सुक्रोज है, ठीक है। देखो हमने बोला कि कौन है, यहाँ पर जो है आपका कौन है, यहाँ पर है आपका सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जो है वो इक्विलिब्रियम में किसके साथ, यहाँ पर जो है सुक्रोज, ये सुक्रोज है, ये सॉलिड है, ये सुक्रोज है, ये लिक्विड है, प्लस यहाँ पर जो है वो लिक्विड ही हो जाए, मतलब वाटर ही आ जाए, ठीक है। लिक्विड की जगह मैं यहाँ पर वाटर कर देती हूँ, ठीक है। H2O वाटर जो है कैसा है, लिक्विड में है। क्लियर है। चलिए अब देखो क्या करना है यहाँ पर। अब आप लोग को ये करना है कि अब आप लोग को यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। तो आपको जो है फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2। देखो फेजेस कितनी है, फेज आपकी 2 हो जाएगी, एक सुक्रोज की एक जो है वाटर है, 2 फेजेस हो गई है ना, 2 हो गई प्लस 2। और कंपोनेंट कितने हो गए, कंपोनेंट भी 2, ये एक वाटर है और दूसरा सुक्रोज है, 2 कंपोनेंट हो गए। निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। तो -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2। मतलब आपका करेक्ट आंसर जो है कौन सा है, ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आप लोग को क्लियरली समझ में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 2 कॉम्पोनेंट सॉलिड लिक्विड फेज डायग्राम एंड आइसोप्लेट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आइसोप्लेट जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अ रीजन वेयर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो क्या होता है, वो आइसोथर्मल कहलाता है, ठीक है। आइसोथर्मल चीज़ होती है, आइसोप्लेट नहीं, ठीक है। रीजन वेयर द कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। देखो थर्ड है रीजन वेयर द प्रेशर इज कांस्टेंट, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो तो आपका आइसोबारिक कहलाता है। रीजन वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो वो क्या है, वो देखो वो आपका कैसा आइसोथर्मल वाला रीजन हो गया, वो आपका आइसोबार वाला रीजन जहाँ प्रेशर कांस्टेंट। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो रीजन वेयर द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, ये कहलाता है आपका कौन सा, आइसोप्लेट जो है वो कहलाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि the chemical structure of यूरेसिल बेस प्रेजेंट इन RNAs, ठीक है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर किसका, यूरेसिल का केमिकल स्ट्रक्चर वो पूछ रहा है, कैसा हो जाएगा। ऑप्शन देखो तो इसमें जो है आपको ये पता होना चाहिए था कि यूरेसिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो ये कैसा होता है कि भाई 2 जो है इसमें कीटोन होते हैं और 2 उन्हीं के बीच में जो है वो अल्टरनेट में NH ग्रुप होते हैं, 2 कार्बन पे जो है वो एल्कीन फॉर्म होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 तक हो गया था हमारा। अब यहाँ से हमको शुरू करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद जो है वो नहीं बनता है, कौन सा इसमें नहीं बनेगा। तो देखो इंग्लिश में पढ़ लेते थोड़ा सा हम इसको कि विच प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म इन फॉलोइंग गिवन फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो क्या करना है, आपको ये करना है कि
आपको पूछा है कौन सा इसमें से नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना कि जब भी ऐसा कोई कंपाउंड आपको दे देना और यहाँ पर जो है वो क्या हो, यहाँ पर आप लोगों को क्या दे दे, एच म्यू दे दे, ठीक है। एच म्यू दे दे, दैट मीन्स कि आपकी रिएक्शन जो है वो क्या एच म्यू है ना। अगर उसके साथ में आपको कौन दे दे, आपको यहाँ पर एज अ फोटो सेंसिटाइजर दे दे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपका ये नीचे जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है ना, डाइफिनाइल कीटोन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, एक यहाँ पर फोटो सेंसिटाइजर की तरह ही काम करेगा। कि भाई फोटो सेंसिटाइजर क्या होता है, फोटो सेंसिटाइजर वो होता है जो जैसे सपोज करो कि ये जो ब्यूटाडाइन है आपका, ये ब्यूटाडाइन जो है खुद लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में आपका जो ये सेंसिटाइजर है ना, ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये जो है वो डाइन को क्या करेगा, ब्यूटाडाइन को ये जो है लाइट को वो डोनेट कर देगा। बस इतना ही काम होता है इसका, इसके अलावा इसका कुछ भी काम नहीं होता, ठीक है। तो उसने पूछा है कि कौन सा फॉर्म नहीं बनेगा, तो जब भी आपका फोटो सेंसिटाइजर होगा ना, तो फोटो सेंसिटाइजर होने के कंडीशन में, ठीक है, फोटो सेंसिटाइजर होने की कंडीशन में आपको जो है ये इस तरीके का कौन सा, ये जो है देखो, अगर फोटो सेंसिटाइजर वहाँ पर है तो आप लोग का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी का कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में फोटो सेंसिटाइजर होने के कारण आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिएक्शन के अंदर जो है वो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन जो है मतलब जो सिस्टम है उसके अंदर अंदर रिएक्शन नहीं होगी, उसके जो है बाहर जो है वो कंपाउंड आगे आने वाला जुड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो कौन सा आपका सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि भाई ये जो है यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म बाय द फोटोलिसिस ऑफ 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। देखो उसने यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बात की है, उसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटोलिसिस की बात की है, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि उसने पूछा है कि कौन सा कंपाउंड जो है यहाँ पर नहीं बनेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ फोटोलिसिस हो रहा है, वो भी क्या 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन दैट मीन्स कि देखो इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, 2 पे मिथाइल है और साइक्लोहेक्सेनॉन है, एक मिनट ये बेंजीन बन गया ये, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन बोला है ना उसने, देखो हेक्सेनॉन और यहाँ पर 2 पे कौन है, मिथाइल है, ठीक है। तो ये हो गया कि 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। अब देखो कि आप लोग को पूछा है कि कौन सा इसमें से नहीं बनेगा, जैसे फोटोलिसिस हुआ तो आपको 2 रेडिकल यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। फोटोलिसिस में क्या होता है, रेडिकल्स बने, तो रेडिकल्स देखो कहाँ से बनेंगे, हो सकता है आपकी 2 पॉसिबिलिटी आती है कि हो सकता है कि एक बार जो है ना, एक बार आपके रेडिकल जो है वो किस साइड से बने, हो सकता है कि एक बार आपके रेडिकल इस साइड से बने, ठीक है। सपोज करो हमने जो है यही से बनाया कि भाई इस तरीके से दो रेडिकल बने, हो सकता है कि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से, मतलब इस तरीके से 2 रेडिकल बना, ठीक है। किसी भी साइड से हो सकता है, हम मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से भी बना रहे हैं, ठीक है। देखो तो मैंने क्या बोला कि पूरा ही चले गए, ठीक है। देखो यहाँ पर कीटोन बना और यहाँ पर जो है वो मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिथाइल था तो यहाँ पर जो है वो 2 रेडिकल बने, एक रेडिकल यहाँ पर और दूसरा रेडिकल यहाँ पर, ठीक है, दूसरा रेडिकल यहाँ पर। अब अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता, फोटोलिसिस में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, बहुत हाई टेम्परेचर अगर वो दे देते हैं तो उस कंडीशन में पता है क्या होता, आपका ये जो CO है ना ये यहाँ से निकल जाता। लेकिन देखो उसने क्या टेम्परेचर कहीं पे मेंशन किया है, नहीं, उसने टेम्परेचर कहीं पे मेंशन नहीं किया, है ना। क्योंकि उसने कहीं पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स आपका CO नहीं निकलेगा। वो कंडीशन जहाँ पर उसने टेम्परेचर मेंशन किया है उसी कंडीशन में वहाँ पर जो है CO निकलेगा। अब देखो उसने पूछा कि कौन से कंपाउंड नहीं बनेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ध्यान रखना कि फोटोलिसिस में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे तो टेम्परेचर अगर यहाँ पर टेम्परेचर एक्स्ट्रा होता तो आपका CO निकल जाता, और उस कंडीशन में देखो ये CO निकल गया। अब इस कंडीशन में अगर मैं आगे का कंपाउंड बनाऊँ तो देखो किस तरीके से बनेगा, ये यहाँ पर CH3 इस तरीके से, और ये यहाँ पर जो है देखो, अब यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये इस तरीके से कंपाउंड बना लेंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बनेगा। किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर हाई नहीं है ना, टेम्परेचर हाई उसने नहीं देखे रखा, तो उसने हमसे एक ही ऑप्शन पूछा है कि फोटोलिसिस है, मतलब भाई रेडिकल बनेंगे, तो देखो आपका ऑप्शन नंबर बी बन सकता है,
ठीक है, कि भाई इसी तरीके से बनेगा ऑप्शन नंबर बी कि भाई हाइड्रोजन वहाँ पर आएगा और वो क्या करेगा वहाँ पर जो है उसका यहाँ पर देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा कि भाई यहाँ वाला हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन था वो यहाँ चले गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। बाकी सारे ऑप्शन बी में चेक करो, बी में भी वैसा ही हो रहा है, सी में भी वैसा ही हो रहा है और डी में भी वैसा ही हो रहा है। जबकि जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें जो है वो क्या हो रहा है, फोटोलिसिस के दौरान बिना टेम्परेचर दिए CO निकल रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है ना, जो कि कैसा है, इम्पॉसिबल है। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कि भाई कौन सा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 104 की तरफ मूव करें तो ये क्या बोल रहा है, इसको सुनना, ये क्या बोल रहा है, देखो उसने आपको दे दिया है एक वापस से एक जो है वो कार्बोनिल ग्रुप दे दिया है और उसके साथ में जो है ये क्या दे दिया है, उसने आपको दे दिया है ये कुछ इस तरीके से ये ग्रुप। अब देखो जब भी आप यहाँ पर आपको N2 पाई स्टार वाला कंपाउंड दिखे ना, तो आप यहाँ पर ये चीज़ एक चीज़ समझना, और वो चीज़ आप लोग को ये समझनी है कि यहाँ पर जो है वो कौन सी नॉरिस टाइप फर्स्ट टाइप की रिएक्शन होगी। ठीक है, और इस टाइप की रिएक्शन में क्या होगा, देखो पहले तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करना हम सीखेंगे। देखो ऑप्शन नंबर सी और डी को देखो पहले तो, क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया गया है, मैंने अभी बताया आपको जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में कि भाई अगर वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता तब आपके जो है ये CO ग्रुप निकलते। ठीक है, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर है ही नहीं, है ना, हाई टेम्परेचर नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे, क्या आपका इस तरीके से कोई रिएक्शन होगी क्या भाई, कि हमेशा ध्यान रखना कि नॉरिस टाइप, मैंने अभी बोला कि भाई इस तरीके की रिएक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पर नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन होती है। अब इस तरीके की रिएक्शन में क्या होती है, इस तरीके की रिएक्शन में ये होता है कि आपका जो है अल्फा कार्बन जो होता है ना, वहाँ पर जो है वो क्या होता है, डाई रेडिकल बनता है ना, बाई रेडिकल यहाँ पर बनता है। किस तरीके से बनता है, देखो ये हो सकता है कि इसने क्या किया हो, यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पर इस तरीके से अल्फा कार्बन पे यहाँ पर रेडिकल बना, तो देखो ये किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर जो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बना। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने कुछ इस तरीके से किया कि भाई कुछ इसी तरीके से था, ये ट्रांस में था। ठीक है, इस तरीके से था, इस तरीके से था। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, इसने जो है अब क्योंकि बाई रेडिकल बने वहाँ पे, तो देखो ये जो है यहाँ पर गया, ये जो है ये यहाँ पर गया, तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड होगा एज इट इज़, यहाँ पर जो है ये वाला कार्बन जो है, देखो ये वाला कार्बन यहाँ पर यहाँ जुड़ गया। ठीक है, तो ये जुड़ा यहाँ पर, इसके बाद में इसके पास ऑलरेडी 2 कार्बन एक्स्ट्रा थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन ये इसके पास ये एक्स्ट्रा है, और उसके पास देखो क्या बचा, यहाँ पर जो इसने भी यहाँ से ऐड कर लिया, तो यहाँ पर जो है आपके टोटल कितने बच गए, यहाँ पर रिंग के अंदर जो है आपके 6 जो है कार्बन बच गए। ठीक है, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं इसको जो है आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि इसको भी मैं यहाँ से जो है वो रिमूव कर रही हूँ। देखो कुछ इस तरीके से 6 कार्बन बने ना, देखो ये हो गया 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, और इसके बाद में 3 तो यही हो गए, 4 5 और ये आला 6। ठीक है, तो 6 कार्बन यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो ये देखो ये 6 कार्बन यहाँ पर, और यहाँ से जो है ये ग्रुप ऑटोमेटिकली बाहर जा रहा है ना, तो ये इस यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से जो है ये चले गया, है ना। तो ये यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बन रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और यहाँ पर जो आपका ये दिया गया है ना, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन इसने क्या किया कि यहाँ से इसने रिएक्शन कर ली कुछ इस तरीके से, तो ये देखो ये नहीं होता, ये ऑक्सीडाइज जैसे रिएक्शन जो है यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी है सी और डी क्यों एलिमिनेट हुआ, मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, आई होप ये भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम 105 की तरफ। देखो क्या बोल रहा है कि निम्न प्रकार समावयवीकरण अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, देखो अगर आप ये रिएक्शन करके देखो तो देखो कौन सा नहीं बनेगा। देखो सबसे पहले आप 1 बाय 1 इसको चेक करो, है ना, 1 बाय 1 चेक करो। देखो कहीं से कहीं तक जो है वो इस तरीके की रिएक्शन नहीं बन रही। ऑप्शन नंबर ए देखो, यहाँ अगर मैंने बोला कि इसको जो है ये यहाँ गया, ये जो है वो यहाँ गया, ठीक है, तो फिर भी देखो, और इस बॉन्ड को अगर हमने क्या किया, ये बॉन्ड यहाँ पर जो है वो जाके इस तरीके से, ऑप्शन नंबर ए कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं है ना। आप बना के देखो, ऑप्शन नंबर ए कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं है। देखो लेकिन ऑप्शन नंबर बी के चांसेस है। ठीक है, किस तरीके से चांसेस है, देखो
अगर हमने बोला कि यहाँ पर जो है इसको ध्यान से आप बना के देखो तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सी भी बनेगा। देखो डी वाला ऑप्शन भी यहाँ से पॉसिबल नहीं है ना। तो देखो उसने पूछा कि आपसे कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल है, निम्न प्रकार समाविकरण अभिकरण में कौन सा उत्पाद नहीं बनता। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए नहीं बनता, ऑप्शन नंबर डी नहीं बनता। तो आपका करेक्ट आंसर ये दोनों ही है ना, ए भी है और डी भी है। देखो अगर आपको ऑप्शन नंबर सी बनाना है, सपोज करो आपको ऑप्शन नंबर सी बनाना है, देखो किस तरीके से बनाओगे। इसको बनाने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, देखो उसने क्या किया है, उसने जो देखो यहाँ से ये बॉन्ड को यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से, बन गया ऑप्शन नंबर सी। बन गया है कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। इस तरीके से उसने ऑप्शन नंबर सी बनाया। अब ठीक है, सी बनाया, अब बी भी इसी तरीके से बन जाएगा कि भाई ये जो है यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर चले जाएगा और यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से जो है उसने इस तरीके से, ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड उसने यहाँ से हटा दिया और वापस से उसने जो है ऑप्शन, मतलब आप बना के देखना कि आपको जो है बेटर तरीके से आप पेन कॉपी में बना पाओगे। तो ध्यान से देखना, तो ऑप्शन नंबर बी और सी बन जाएगा और ए और डी जो है यहाँ पर नहीं बनेगा। तो आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा कि ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो किस तरीके से नहीं बन पाते। अब बना के देखना, नहीं बनेंगे, ठीक है, नहीं बनेंगे। सो एवरीवन, यहाँ पर जो है आज के आपके 15 क्वेश्चन जो है वो फिनिश होते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अगर आप इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कंप्लीट बैच के साथ जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा बैच जो है वो अवेलेबल है, जिसकी क्लासेस जो है वो अभी चल रही है, जिसमें अभी हम जो है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2022 का पेपर जो है वो स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर जो है तो हमने 90 तक के क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे, और आज का जो लेक्चर था उसमें हम जो है 91 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं आपकी इसी तरीके से तैयारी को करना, तो हमारा बैच अवेलेबल है। और मैं आप लोग को एक बार इसका बैच दिखा दी। देखो ये रहा हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का बैच, जिसमें आप लोग को देखो इसके में अगर आप लोग को की फीचर्स बताऊं, देखो इसमें आप लोग को क्या क्या मिलेगा। इसमें आप लोग को मिलेगा कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, ठीक है, लाइव क्लासेस मिल रही है आप लोगों को, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस आपको डाउट सेशंस मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग को रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होगी, अपडेटेड नोट्स एंड पीडीएफ्स है, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज है, यूनिट वाइज टेस्ट, ऑल्सो टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसके साथ अवेलेबल है। ठीक है, और ये कंप्लीट कोर्स जो है वो आप लोगों को मिल रहा है मात्र 3500 में। तो अगर आप चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो इसके लिए जो है क्लासेस अवेलेबल है। सो एवरीवन एनरोल नाउ एंड क्रैक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।